हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से कि यह सिद्धांत कौन से वैज्ञानिकों ने दिया। 1903 में सटन एंड बोवरी नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। हमें पता है कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, लेकिन मेंडल के टाइम तक क्रोमोसोम्स के बारे में, जीन्स के बारे में, डीएनए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जानकारियाँ जो हैं ये बाद में उपलब्ध हुई हैं। तो यहाँ हम लेते हैं सुटान और बोवरी ने 1903 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल होता है, यानी ईच इंडिविजुअल जो है, उसमें जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं, वो द्विगुणित होती हैं, यानी उसमें दो समुच्च पाए जाते हैं गुणसूत्रों के। प्रत्येक जीव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों के दो समुच्च पाए जाते हैं और इन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे हमारे अंदर कितने गुणसूत्र हैं? 46। तो पेयर कितने हैं? 23 पेयर। ठीक है, तो 23 पेयर जो क्रोमोसोम हैं, इनमें ये क्या कहलाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस मतलब समजात, यानी गुणसूत्र की आकार, आकृति, संरचना सब क्या होता है? एक जैसा होता है। एक्सेप्ट क्या है? जो सेक्स क्रोमोसोम है हमारे अंदर, एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। ये जो है इनका पेयर है, लेकिन इनकी आकार, आकृति, साइज में डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, वो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो इनमें से जो समुच्च है, इनमें से एक समुच्च आता है किसके द्वारा? मादर के द्वारा। एक समुच्च किसके आता है? पिता के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ गैमेट, यानी युग्मक के फॉर्म में एक समुच्च प्राप्त होता है। कहाँ से? माता से। एक समुच्च प्राप्त होता है पिता से, जिसके परिणाम स्वरूप बनता है क्या? जाइगोट। और जाइगोट में फिर विदलन की प्रक्रिया होती है, क्लीवेज, जो माइटोटिक डिवीजन है, और उसके परिणाम स्वरूप इंडिविजुअल जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स ही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो क्या है? प्रत्येक जो जीव है उसमें जो कायिक कोशिकाएं हैं, प्रत्येक जीव में कायिक कोशिकाओं में एक समुच्च पाया जाता है गुणसूत्रों का। दो समुच्च होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें से एक समुच्च आता है माता के द्वारा, एक समुच्च आता है पिता के द्वारा। ठीक है, और युग्मनज जो बनता है, युग्मनज में फिर विदलन की प्रक्रिया होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इंडिविजुअल का निर्माण होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं जो इसमें दिया गया है समसूत्री विभाजन के बारे में, और तीसरा पॉइंट दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो माइटोसिस के बारे में क्या बताया गया है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये संरचनात्मक और गुणात्मक विशिष्टता रखते हैं, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जो बनी होती है इंडिविजुअल की, वो इन गुणसूत्रों के कारण ही बनी होती है। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में दो हिस्सों में हम इसको बांटते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जो होता है वो तो माइटोसिस के समान ही होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो है इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और इस दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, समजात जो गुणसूत्र होते हैं, ये पहले जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद में प्रत्येक जोड़े के दोनों सदस्य युग्मक निर्माण के टाइम पर एक दूसरे से पृथक होकर के स्वतंत्र रूप से अलग अलग युग्मक में प्रवेश करते हैं। यहाँ जैसे हम यहाँ पर देखें, ये बताया है मैंने, प्रोफेज फर्स्ट के टाइम पर जो स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, है ना। और उसके बाद में जब इसकी जो मेटाफेज फर्स्ट होती है, तो मेटाफेज फर्स्ट के टाइम पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने जो पेयर बनाया है, इनमें से एक चला जाता है इस ध्रुव की तरफ, दूसरा चला जाता है दूसरे ध्रुव की तरफ। यानी ध्रुव मतलब जो दो सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स,
मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहनी है, तो उनमें जो है एक में चला जाएगा होमोलोगस का एक समुच और दूसरे में चला जाएगा होमोलोगस का दूसरा समुच। तो इसे कहेंगे क्या, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, इनमें से होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, उसमें से हाफ जो है वो कहाँ चला जाएगा, एक सेल में, डॉटर सेल में, दूसरा हाफ चला जाएगा दूसरे डॉटर सेल में। तो इसको कहेंगे सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं मियोसिस के दौरान। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें गैमेट में गुणसूत्र के समुच्च का होना आवश्यक है। जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ है उसमें पूरा जो समुच्च है उसका होना आवश्यक है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग का मानते हैं तो अगर ओवा है तो उसमें 23 गुणसूत्र होने आवश्यक है। इसी तरह से अगर स्पर्म है तो भी उसमें 23 गुणसूत्र का होना आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी गुणसूत्र की संख्या कम या अधिक होती है, या गुणसूत्र का छोटा सा सेगमेंट भी कम या ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, या तो जो एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है उसकी भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो सकती है, अन्यथा जो है जन्म के तुरंत बाद या जन्म के कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद भी मृत्यु हो सकती है। अगर वो सर्वाइव करता भी है तो उसमें कोई ना कोई विकृति भी हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, हमने सिंड्रोम्स पढ़े हैं अभी, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया है मैंने। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 ऑटोसोम्स तो कॉमन है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पर 3 हो गए। होने क्या चाहिए थे, या तो XX होना चाहिए था तो फीमेल होता, XY होना चाहिए था तो मेल होता, लेकिन किसी कारण से यदि ये XXY हो गया है तो इसमें क्या होगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। ये नॉर्मल से हट कर के है, तो ऐसे ये क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम के अधिक होने के कारण जो है ये सिंड्रोम प्रकट हुआ। इसी तरह से डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। टोटल कितने होने चाहिए, 46 पर 47 हो गए। तो इसमें जो 21वां जो क्रोमोसोम है ये 3 बार आ जाता है। 2 बार ही होना चाहिए ना, होमोलोगस से एक पेयर बनना चाहिए, तो एक पेयर बनने के बजाय ये तीसरा भी इसमें शामिल हो जाता है, जिसको मोंगोलिज्म भी कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 + X 0, यानी 44 ऑटोसोम्स तो बराबर हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के नाम पर केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा उसका पेयर ना तो X है ना Y है। तो इस तरह से जो है क्या हुआ, क्रोमोसोम्स की संख्या गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर गुणसूत्रों का समुच्च पूरा होना चाहिए। यदि उनमें से एक भी गुणसूत्र अधिक या कम होता है, या कोई उसका पार्ट भी कम या ज़्यादा होता है, तो एम्ब्रियो मे नॉट सर्वाइव, या भ्रूणावस्था में ही वो जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, या जन्म के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु नहीं होती है तो उसमें विकृति तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 4, कौन कौन से पॉइंट हो गए। सबसे पहले 1903 में सुटान एंड बाउरी ने सबसे पहला पॉइंट क्या बताना है हमें, कि प्रत्येक इंडिविजुअल में जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें एक जोड़ी समुच्च पाया जाता है, जिनमें से एक माता से आता है समुच्च और एक पिता से आता है। इस प्रकार जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट में विदलन की प्रक्रिया माइटोटिक डिवीजन है, और उससे इंडिविजुअल का निर्माण होता है। सेकेंड स्टेप माइटोसिस के बारे में बताया है, यानी माइटोसिस में एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और ये ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। या कोई नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है ना, जैसे कोई चोट लग गई है, घाव भरना है, तो उसके लिए माइटोटिक डिवीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो संरचनात्मक और गुणात्मक विशिष्टता रखते हैं और बनाए रखते हैं। थर्ड स्टेप हमें मियोसिस के बारे में बताना है। मियोसिस के टाइम पर, यानी अर्धसूत्री विभाजन के टाइम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पहले तो जोड़ा बनाते हैं, फिर प्रत्येक जोड़े में से दोनों सदस्य हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली। और लास्ट पॉइंट हमें बताना है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर गुणसूत्रों का समुच्च होना आवश्यक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन बीइंग का,
प्रत्येक गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या या क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा कम या ज़्यादा होता है, ये मतलब ज़्यादा यानी डुप्लीकेट हो गया है, कम यानी डिलीट हो गया है, तो किसी इन परिस्थितियों में या तो एम्ब्रियो ही सर्वाइव नहीं करेगा, या सर्वाइव करेगा तो कुछ महीनों या कुछ साल तक ही जीवित रहेगा, नहीं तो उसमें विकृतियां आएंगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया है मैंने ये सिंड्रोम्स का, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। तो ये 4 पॉइंट हमें बताने हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। इसी को हम आगे लेते हैं। 1902 में C.E. मैकलंग ने टिड्डों में 2 प्रकार के स्पर्म्स जो हैं ज्ञात किए। एक तो वो स्पर्म्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम था, और एक वो स्पर्म्स जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स नहीं थे। तो इस आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये किसके द्वारा होता है, एक्स क्रोमोसोम्स के लिए, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम उत्तरदायी है। तो ये इन्होंने टिड्डे पर जो प्रयोग किए उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि टिड्डे में 2 प्रकार के स्पर्म्स देखे गए, स्पर्म विद एक्स क्रोमोसोम एंड स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोसोम। तो इसके आधार पर परिणाम निकाला कि सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम उत्तरदायी है। 1910 में T.H. मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में जानकारी दी, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो जीन्स क्या कहलाएंगे, सेक्स लिंक्ड जीन्स। और इन्होंने ये किस बेसिस पर दिया, इन्होंने सफ़ेद आँखों वाले ड्रोसोफिला की खोज की और यह पाया कि श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी जीन लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहते हैं। यानी ये किस पर डिपेंड करते हैं, लिंग गुणसूत्र पर जो जीन्स हैं वो जीन्स जो हैं वाइट आई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में मॉर्गन ने 1910 में बताया। 1913 में टिड्डों पर कार्य करते हुए E.E. कैरोथर ने स्वतंत्र अपव्यूहन के संदर्भ में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी मेंडल के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उस समय जैसे मैंने बताया उस समय क्रोमोसोम की जानकारी नहीं थी, उस समय जीन्स की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने 2 कैरेक्टर्स की स्टडी एक साथ की थी, जैसे कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, यानी येलो कलर की फली और राउंड बीज को क्रॉस करवाया था किससे, ग्रीन कलर की फली और रिंकल्ड बीज के साथ में। और F2 जनरेशन में जो परिणाम आया था वो आया था 9:3:3:1, 9:3:3:1 है ना। तो जो है उनमें से 9 कैसे थे, जिनमें 9:3:3:1, जिसमें से 9 जैसे थे जिसमें डोमिनेंट वाले लक्षण थे, यानी पीली फली और गोल बीज, और एक ऐसा था जिसमें दोनों रिसेसिव वाले कैरेक्टर थे, यानी जो पूरा होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल y स्मॉल r। लेकिन ये जो 3 है इनमें क्या था, पीली फली थी पर रिंकल्ड वाले बीज थे, और ये जो 3 है इनमें क्या था, हरी फली थी और राउंड वाले बीज थे। तो इससे यह निष्कर्ष निकला था कि 2 जो लक्षण हैं जिनकी वंशागति हो रही है, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों लक्षण एक दूसरे से इन दोनों लक्षणों को नियंत्रित करने वाले कारक एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते कि उनके साथ जाएं, बल्कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। तो ये नियम दिया था मेंडल ने। तो उसी को प्रूव किया किसने, E.E. कारथोर ने। इन्होंने क्या किया, टिड्डों पर कार्य करते समय स्वतंत्र अपव्यूहन के संदर्भ में गुणसूत्रों व मेंडल के कारकों के बीच समानता व प्रमाण उपलब्ध कराए। यानी अगर वो गैमेट अलग अलग कारक है अगर हम लेते हैं, या गैमेट अलग अलग गुणसूत्रों पर हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है जो लिंक्ड जीन्स हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हों, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 1913 में E.E. कारथोर ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल ने दिया था, तो उसका जो है अध्ययन करते हुए गुणसूत्रों और मेंडल के कारकों के बीच समानता
का प्रमाण उपलब्ध कराया। 1914 में सीबी ब्रिज ने ड्रोसोफिला के में मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन की खोज की। नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है? जैसे मियोसिस के टाइम पर क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जैसे पेयर है, ये पेयर है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो है ये एक सेल में जाएगा, ये दूसरे डॉटर सेल में जाएगा, यानी गैमेट में, ये एक गैमेट में जाएगा और ये दूसरे गैमेट में जाएगा। लेकिन नॉन डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? इन्होंने क्या पाया कि जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जो एक्स क्रोमोसोम है, तो किसी कारण से वो एक्स क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो पृथक नहीं हो पाए, और पृथक नहीं हो पाए तो वो पूरा का पूरा जो समुच्चय है एक्स वो एक गैमेट में चला गया, और दूसरा जो गैमेट है उसके अंदर वो एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। तो इस तरह से दो प्रकार के जो है अंडे बने। एक वो अंडे जिनके अंदर क्या थे, दोनों एक्स क्रोमोसोम उपस्थित थे, और एक वो अंडे जिनमें एक्स क्रोमोसोम थे ही नहीं। तो इसका कारण क्या था कि जब युग्मक बन रहा है तो उस टाइम पर जो एक्स क्रोमोसोम का जो पेयर है ना, तो किसी कारण से ये दोनों एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक नहीं हुए, और पृथक नहीं होने के कारण दोनों एक ही प्रकार के गैमेट में चले गए, और दूसरे गैमेट में इनकी संख्या 0 रही। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन डिसजंक्शन। तो इस तरह से जो है, अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आता है तो हमें सबसे मेन बताना है 1903 में सुटान एंड बोवरी ने दी। एक तो नॉर्मल स्टेटमेंट कि हर इंडिविजुअल के कई कोशिकाओं में एक जोड़ी जो है समुच्चय पाया जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जिनमें से एक माता से आता है, एक पिता से आता है गैमेट के रूप में, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, जाइगोट में विदलन होता है और इंडिविजुअल का निर्माण होता है। दूसरा, हमें माइटोसिस के बारे में बताना है। तीसरा, हमें मियोसिस के बारे में बताना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पहले जोड़ा बनाते हैं और उसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जोड़े में से प्रत्येक पृथक होकर के अलग अलग गैमेट में जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग अलग गैमेट में प्रवेश करते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेट। और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेट है ये सर्वमान्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मॉडर्न जो जेनेटिक्स है उसमें भी ये चीज़ जो है प्रूव हुई है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से पृथक होते हैं और अलग अलग गैमेट में जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। फिर हमें तीसरा क्या बताना है कि गैमेट अगर बन रहा है तो उस टाइम पर प्रत्येक गैमेट नॉर्मल कब माना जाएगा? जब उसमें गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है। अगर उसमें से एक भी गुणसूत्र कम है या गुणसूत्र की साइज़ भी छोटी या बड़ी है तो जो है उसमें विकृतियाँ उत्पन्न होंगी, या जीव जो है वो उन गैमेट के फ्यूजन से जो जीव का निर्माण होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर हमें 1902 में C.E. मैकलंग ने जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स क्रोमोसोम के द्वारा, इसके बारे में बताया। 1910 में सेक्स लिंक्ड जीन्स के बारे में बताया T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अध्ययन करते टाइम पर। E.E. कार्थोर ने स्वतंत्र अपव्यूहन के संदर्भ में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के संदर्भ में गुणसूत्र और मेंडल के कारकों के बीच में समानता का प्रमाण उपलब्ध कराते हुए कहा कि यदि जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं तो वो जो है वो स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हैं उनके स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होने की संभावना अधिक होती है। और 1914 में सीबी ब्रिज ने ड्रोसोफिला में मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन की स्टडी की, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम मियोसिस के टाइम पर किसी कारण से पृथक नहीं हो पाए एक दूसरे से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, और एक गैमेट में दोनों चले जाते हैं, जबकि दूसरा जो ओवा बना है उसके अंदर वो एक्स क्रोमोसोम होते ही नहीं है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कौन सा टॉपिक? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।